कभी किसी को देखकर आपने ये सोचा है कि ये बंदा तो लीडर बनने लायक भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर गया। अजीब चीज है ना, सबसे ज्यादा खतरनाक लोगों को सबसे ज्यादा पावर मिलती है। उनके पास आर्मी भी नहीं होती, ना उनका पास रिकॉर्ड अच्छा होता है, लेकिन फिर भी वो सिस्टम के टॉप पर होते हैं। आप चाहे जितनी भी हिस्ट्री देख लीजिए, हर दौर में ऐसे लोग जरूर मिलते हैं जो पावर में आकर सब कुछ बर्बाद कर गए। और एक अजीब बात यह है कि जब वो लोग पावर में आ रहे होते हैं तो उनके सर पर सींग नहीं दिखते। हिटलर को लोगों ने वोट दिया था, स्टालिन को लोगों ने हीरो बनाया था, और जिया को लोगों ने इस्लामिक सेवियर समझा था। पहले स्पीचेस होती हैं, फिर स्लोगन्स, फिर नेशनलिज्म, और उसके बाद साइलेंस। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि डिसेंट इलीगल हो जाता है और ओपिनियन थ्रेट बन जाता है। सवाल ये नहीं कि ये लोग पावर में आकर क्या करते हैं, सवाल ये है कि ये लोग पावर तक पहुंचते कैसे हैं। क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल पैटर्न छुपा हुआ है? आज की इस वीडियो में ना मैं आपको ड्रामेटिक हेडलाइंस दिखाने आया हूँ, ना क्लिक बेट स्टैट्स। मैं हूँ मोहित, और आज की इस वीडियो में हम एक्सपोज करने वाले हैं कि दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक लोग पावर में कैसे पहुंच जाते हैं, और क्या आप और मैं भी बिना जाने इस प्लानिंग का हिस्सा बन जाते हैं। तो अगर आप सच जानने के लिए मेंटली रेडी है तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स का मसला है, तो आप पिक्चर का आधा हिस्सा देख रहे हैं। क्योंकि अगर सिर्फ पावर करप्ट करती तो हर लीडर, हर प्राइम मिनिस्टर, हर प्रेसिडेंट, हर जनरल सब डिक्टेटर बन जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर लीडर डेंजरस नहीं होता और हर सिस्टम बर्बाद भी नहीं होता। तो सवाल अब भी वही है कि जो लोग वाकई में खतरनाक होते हैं वही पावर तक कैसे पहुंच जाते हैं। क्या वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, या सिस्टम उनका साथ देता है, या फिर कोई और बात है जो एक आम बंदा देख ही नहीं पाता? यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि उनका राइज सिर्फ और सिर्फ उनकी प्लानिंग का रिजल्ट नहीं होता, ये हमारी सोच, हमारे इमोशन और सिस्टम की साइकोलॉजी का रिजल्ट भी होता है। आप नोटिस करिए, जब भी कोई बंदा राइज कर रहा होता है ना, लोग उसका कैरेक्टर नहीं देखते, उसकी स्पीचेस सुनते हैं, स्टाइल देखते हैं, जज्बा देखते हैं, और फिर सोचते हैं कि शायद यही बंदा है जो मेरी फ्रस्ट्रेशन का सॉल्यूशन है। बस वही मोमेंट होता है जहां पर गेम पलट जाता है। हिटलर ने कहा था जर्मनी की बेइज्जती का बदला लेना है। स्टालिन ने बोला था मजदूरों को ताकत दो। जिया ने कहा मुल्क में असली इस्लाम लाना है, कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम हुआ। इन सब ने एक काम करा कि लोगों के पेन पॉइंट्स पकड़े और उनका यूज किया। आप किसी भी कंट्री के मीडिया, स्पीचेस या सोशल मीडिया को देख लीजिए, हर जगह कोई ना कोई एक हीरो बनाया जा रहा है और एक विलन तैयार किया जा रहा है। क्या हम इतने ज्यादा इमोशनली डेस्परेट होते हैं कि कोई भी बंदा आकर एक बोल्ड डायलॉग बोलता है और हमारा भरोसा जीत लेता है? अगर हाँ, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों में नहीं जो पावर में जा रहे हैं, प्रॉब्लम हम सबकी भी है जो ऐसे लोगों को ऊपर लेके जा रहे हैं। अब इस वीडियो में हम इसी माइंडसेट को ब्रेक डाउन करके समझेंगे कि जब एक आम बंदा लीडर बनता है तो सिस्टम उसके फेवर में कैसे काम करता है, लोग मैनिपुलेट कैसे हो जाते हैं, हिस्ट्री क्या दिखाती है, साइकोलॉजी क्या कहती है, और हम हर बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं। देखिए, जब हम कहते हैं ना कि लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं, तो ये कोई एक्सीडेंटल चीज नहीं होती। इसके पीछे एक प्रॉपर साइंस है, साइकोलॉजी है। हर बंदा, चाहे वो एजुकेटेड हो या नहीं, कुछ स्पेसिफिक इमोशंस के लिए काफी ज्यादा हसास होता है, और उसी वजह से उसके कुछ ट्रिगर पॉइंट्स भी होते हैं। सबसे पहला ट्रिगर होता है फेयर। जब आप किसी इंसान को डरा देते हैं, उसके सामने एक थ्रेट रख देते हैं, तो वो बंदा लॉजिक से सोचना बंद कर देता है। वो बस ये सोचता है कि मुझे किस पे भरोसा करना चाहिए जो मुझे इस थ्रेट से बचा सके। हिटलर ने ज्यूस को थ्रेट बनाया, जिया ने सेक्युलरिज्म को, और अमेरिका ने टेरर को, क्योंकि इंसान का दिमाग डर के टाइम पर सबसे ज्यादा कंट्रोलेबल होता है। दूसरा ट्रिगर पॉइंट होता है आइडेंटिटी। जब कोई लीडर आपको ये फील करवाता है कि आप एक खास ग्रुप का हिस्सा है, तो वो आपकी लॉयल्टी खरीद लेता है। उस ग्रुप का नाम कुछ भी हो सकता है, रिलीजन, नेशन, लैंग्वेज, कास्ट, रेस, एनीथिंग। जैसे ही आप ये सोचने लगते हैं कि ये बंदा मेरे ग्रुप के लिए लड़ रहा है, तो आप उसकी तमाम गलतियां इग्नोर करना शुरू कर देते हैं।
उस वक्त आपको फैक्ट्स नहीं चाहिए होते, आपको सिर्फ एक हीरो चाहिए होता है। और उस स्टेज पे आकर वो बंदा कुछ भी कर दे, कुछ भी कह दे, आप बोलते हो चुप रहो, कम से कम हमारे लिए तो कुछ कर रहा है। और ये लॉयल्टी नहीं होती है, हाइप्नोसिस होती है। और तीसरा ट्रिगर पॉइंट होता है कंफ्यूजन। जब सोसाइटी में हर चीज़ मैसी हो, इकोनॉमी डाउन हो, मीडिया बाइज्ड हो, जॉब्स ना हो, तो लोग डेस्परेट हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। और डेस्परेट लोग सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। और उस वक्त स्टेज पे एक बंदा आता है जो बोलता है मुझे वोट दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बिना डिटेल के, बिना एक्सप्लेनेशन के, सिर्फ एक ओवर कॉन्फिडेंट टोन के अंदर आके वो स्पीच देता है और लोग बोलते हैं भाई कम से कम ये बंदा हमारे बारे में सोच तो रहा है, इसको भी एक बार ट्राई कर ही लेना चाहिए। और वही ट्राई कर लेना चाहिए बन जाता है रिग्रेट। और सबसे डेंजरस ट्रिगर होता है ब्लेम। जब एक लीडर आपको एक एनिमी दे देता है कि जो प्रॉब्लम्स हो रही ना वो उनकी वजह से हो रही हैं, ये लोग सिस्टम को खराब कर रहे हैं, ये लोग आपकी जॉब ले रहे हैं, तो आप रिलीफ फील करते हो। आपको लगता है कि चलो एटलीस्ट मुझे पता तो चल गया कि प्रॉब्लम किसकी वजह से है, अगली बार उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। लेकिन कभी आवाम ने ये पूछा कि चलो वो बर्बाद करके चले गए, आप सही करोगे या नहीं? अब तक जो चीजें हमने समझी, फेयर, आइडेंटिटी, कंफ्यूजन, ब्लेम, अब इन सब को हम असल दुनिया में देखते हैं। ये कोई टेक्स्ट बुक थ्योरीज नहीं है, ये सब हो चुका है, लोगों के सामने हुआ, मीडिया के सामने, वोट के जरिए और स्पीचेस के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं हिटलर से। एडोल्फ हिटलर। जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हार चुका था, मुल्क की इकोनॉमी डाउन थी, लोग मायूस थे, और उस वक्त हिटलर ने एंट्री की और सीधा उनके इमोशंस पे हिट किया। जर्मनी बेइज्जत हो चुका है और वो इज्जत मैं तुम्हें वापस लाके दूंगा। पब्लिक ने उसका कैरेक्टर नहीं देखा, सिर्फ पैशन देखा, ना उसके एग्रेशन के लेवल को समझा, ना उसके रेशियल व्यूज को सीरियसली लिया। सिर्फ ये देखा कि ये बंदा हमारे लिए गुस्सा हो रहा है, शायद यही असली लीडर है। ज्यूस को ब्लेम किया गया, आर्यन रेस को सुपीरियर बोला गया, मीडिया को कंट्रोल किया गया और डेमोक्रेसी का यूज करते हुए हिटलर डिक्टेटर बन गया। और याद रखिए, जबरदस्ती नहीं, पब्लिक की परमिशन से। और जब लोगों को होश आया तो 60 लाख लोग मर चुके थे और दुनिया एक और वर्ल्ड वॉर में जा चुकी थी। जोसेफ स्टालिन। यूएसएसआर में लेनिन के बाद लीडरशिप खाली थी, लोगों को एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए था जो कंट्री को कंट्रोल में ले सके। स्टालिन आया और उसने अपनी आवाम से प्रॉमिस किया कि हम इक्वालिटी और स्टेबिलिटी लाएंगे। शुरुआत में हर चीज़ नॉर्मल चलती रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब सी खामोशी छाने लगी, लोग गायब होने लगे, मीडिया ने सवाल उठाना बंद कर दिए और उसके बाद एक गेम चलाई गई, कंफ्यूजन की गेम। किसी को नहीं पता होता था कि एनिमी ऑफ द स्टेट कौन डिक्लेयर हो जाए, कभी कोई जर्नलिस्ट, कभी टीचर या अपना ही कोई साथी। लोग इतने ज़्यादा अनश्योर हो गए थे कि उन्होंने आवाज़ उठाना ही बंद कर दी। और ऐसा ही होता है कि अगर आप किसी बात को करने से पहले सोचने लगते हो कि कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, तो फिर आप डिक्टेटरशिप को खुद ही अलाउ करते हो, कोई दूसरा आकर आप पे नहीं ठोकता। 1936 से 1938 के बीच लाखों लोग या तो मार दिए गए या गायब हो गए। अवाम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी और पैरानॉइड थी, और इसी कंफ्यूजन के आलम में स्टालिन अनस्टॉपेबल बनता गया। जियाउल हक। पाकिस्तान 1977। भुट्टो गया, जिया आया। यूनिफॉर्म पहनकर एक बंदा आता है और कहता है कि ये एक टेम्परेरी टेक ओवर है। इंतखाबात मुकम्मल होते ही मैं इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को सौंप दूंगा। अवाम ने भी रेजिस्टेंस इसलिए नहीं की क्योंकि एक लंबे पॉलिटिकल केओस के बाद अवाम कंफ्यूजन में थी, और उसी दौरान जिया ने एक और कार्ड खेल दिया, रिलीजन का। उसने कहा कि पाकिस्तान का असल मकसद इस्लाम है, ये मुल्क अल्लाह के नाम पर बना है, हमें इस्लामिक सिस्टम लाना चाहिए। और एक आम बंदे ने बोला यार इस्लाम के नाम पे कोई गलती कैसे हो सकती है। और इसी गिल्ट और कंफ्यूजन में डेमोक्रेसी चली गई, सेंसरशिप नॉर्मलाइज हो गई, और जिसने अपोज किया उसको कहा गया कि ये बंदा इस्लाम के खिलाफ है। जिया ने गन पॉइंट पे नहीं, गिल्ट पॉइंट पे कंट्रोल लिया। 3 लीडर्स, 3 डिफरेंट आइडियोलॉजीज और 3 डिफरेंट कंट्रीज, लेकिन पैटर्न हर जगह सेम है। और अगर ये पैटर्न दोबारा से कहीं पर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब लोगों ने अब तक कुछ नहीं सीखा।
हिटलर और स्टालिन का जमाना तो चला गया, लेकिन उन जैसे लोग अब भी सिस्टम के अंदर घुसे हुए हैं, बस पहनावा चेंज है। पहले खुली डिक्टेटरशिप होती थी और अब ये सब डेमोक्रेसी के नाम पर होता है। पहले लोगों को समझ आ जाता था कि सामने डिक्टेटर है, लेकिन अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सामने वोट से आया बंदा होता है, लेकिन काम पूरे डिक्टेटर वाले ही होते हैं। अब आप ट्रम्प को ही देख लो, डिवाइड करना, लोगों के इमोशंस के साथ खेलना और नोबेल पीस प्राइज मांगना। इसकी पॉलिटिक्स का बेस ही यही है। इमिग्रेंट्स को ब्लेम करो, मुस्लिम्स पर बैन लगाओ, और जब मीडिया किसी चीज पर सवाल पूछे तो बोले ये तो फेक न्यूज है। जब वो इलेक्शन हारा था तो उसने तो सीधा कह दिया था कि ये तो फ्रॉड हुआ है। यही लूप चलता रहा और उसी की वजह से उसके ब्लाइंड सपोर्टर्स ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर चढ़ाई कर दी। अब नेतन्याहू को भी देख लो, जब भी उसके ऊपर करप्शन के केसेस टाइट होने लगते हैं तो कहीं ना कहीं जंग शुरू कर देता है और खुद सेफ जोन में चला जाता है। साउथ एशिया में भी ये चीज बड़ी कॉमन है कि जब अवाम असल मसाइल पर बात करने लगती है तो रिलीजन का कार्ड या किसी एक्सटर्नल दुश्मनी का नैरेटिव फौरन एक्टिव कर दिया जाता है। और जब किसी लीडर पर सवाल उठाना रिस्की हो जाए, जब लोग चुप हो जाए, मीडिया साइलेंट हो जाए, तो समझ जाओ कि पावर गलत हाथों में है। देखो भाई, आप हर चीज इग्नोर कर सकते हो, लीडर्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, हर चीज, लेकिन एक चीज जो आप इग्नोर नहीं कर सकते वो ये है कि पावर गलत हाथों में जाए। अब आप बोलोगे भाई हम क्या कर सकते हैं, हम तो आम लोग हैं। बिल्कुल सही बात है, हर कोई रेजिस्टेंस नहीं चला सकता। ऑनेस्टली किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है, ना हिम्मत है और ना ही प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज से ही डिस्कनेक्ट होके बैठ जाओ। आपके पास 2 ऑप्शंस हमेशा रहते हैं। एक, जैसा चल रहा है सब कुछ वैसा चलने दो, खुद भी सिस्टम का पार्ट बन जाओ और कुछ नहीं तो कम से कम चुप करके सेफ जोन में बैठे रहो। दूसरा, आप अपने हिस्से का काम चुपचाप करते रहो। दुनिया बदले ना बदले, लेकिन एटलीस्ट आपके इर्द गिर्द के लोग मिसयूज ना हो। देखो यार, हर जगह शोर मचाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो चीजें आपके हाथ में है आप एटलीस्ट वो तो कर ही सकते हो ना। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 चीजें बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 5। किसी भी चीज को एनालाइज करना मत छोड़ो, किसी भी लीडर पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, कोई भी रीट्वीट या पोस्ट को शेयर करने से पहले सोचो, अगर अपने दोस्त को आउट ऑफ ट्रैक या मिसयूज होता देखो तो उसको समझाओ और अपना वोट इमोशनल बेसिस पर मत दो। मैं हूं मोहित और आज की वीडियो कोई ज्ञान नहीं थी, सिर्फ एक ऑनेस्ट बात थी जिसको इग्नोर करना तो बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन इग्नोर करके आप खुद ही इनडायरेक्टली उस सिस्टम का पार्ट बन जाते हो जिससे आप अंदर ही अंदर नफरत करते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दिएगा और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में।